हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ, जितना भी ये पॉइंट्स है मैं यूपी पीसीएस 2021 और आरओ के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो ज़रा ध्यान से इन चीज़ों को सारे को देखें और आप हो सके तो इनके नोट्स भी बनाते चलें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में। मैंने बताया था आपको कि मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, और बताया था मैंने आपको बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, उदयन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, उन सभी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। एक एक लाइन आप हमें प्लीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन एक एक पॉइंट आप ब्रह्मदत्त के बारे में, एक लाइन आप हमें बिंबिसार के बारे में, और एक अजातशत्रु के बारे में, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और एक लाइन उदयन के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि क्या क्या पॉइंट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। कल के वीडियो का जो भी आप ओवरव्यू निकाल लें उससे ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं, अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मैं इसमें आपको सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, जितने जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैं उनको आपको बताती हुई चलूंगी। बाकी कुछ कुछ चीज़ें आपको भी करनी है। आप शैव धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में, और स्पेशली आप बौद्ध जो सभाएं थी, जैन सभाएं और बौद्ध सभाएं, इनको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ ये चीज़ें, अगर मैं नहीं भी बता पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा और पेपर पास आने की उम्मीद है कि हो सकता है, या अभी सिचुएशन कुछ पता नहीं कि पेपर पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो ये थोड़ा जल्दी और स्पीड से खींचना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों को देखिएगा कि आप जो पॉइंट्स आप करते जाएंगे वो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो मैं आपसे कहूँगी आप बौद्ध सभाएं और जैन सभाएं जो भी हैं इनको ज़रूर लिख लें, कई बार पूछ ले जाते। और एक लिख लीजिएगा लाइन बना के इस तरीके से, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी लिख लीजिएगा क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से आप इनको अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म जो हुआ था 345 ईसा पूर्व में। और जस्टिन ने क्या किया था? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा है? तो ये कहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। इसको चंद्रगुप्त मौर्य जो कहा है वो किसने कहा है? विलियम जोन्स ने। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त की ये पुस्तक है कृत मुद्रा राक्षस, इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रशल, मतलब ये बताया कि ये बहुत निम्न कुल में पैदा हुआ था। इस शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया है। घनानंद को हराने में जो चाणक्य थे, अगर आपको पता ही है चाणक्य के बारे में, इनकी जो लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारी मौर्य काल की सारी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इनको हम कौटिल्य के नाम से और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से की थी घनानंद को हराने में, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बन गया था। कौन बन गया था? चाणक्य कह लीजिए, या फिर कौटिल्य कह लीजिए, या फिर विष्णुदत्त कह लीजिए, वही इनके प्रधानमंत्री बन गए थे। इनकी लिखित जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसका संबंध राजनीति से है। सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि किस तरीके से हमें राज्य को विजित करना है। सारी राजनीति संबंधित जो उस समय पे मौर्य काल में चीज़ें हुई वो सभी कुछ इस बुक में मेंशन है। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर मगध की राजगद्दी पर बैठे 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। इसी बात पर आप बताइएगा मुझे कि अजातशत्रु और उदयन कौन से धर्म के अनुयायी थे, और अगर आपको अच्छे से याद है तो बिंबिसार भी बताइएगा कि बिंबिसार कौन से धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक जो स्थान था वहां पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था, तो आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त ने हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी, और युद्ध की सारी जो संधि शर्तें थी उनके अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान एक इसको दे दिए थे, चंद्रगुप्त को दे दिए थे। होता क्या था, जब संधि होती थी और शर्तें होती थी, जब युद्ध में हार जाते थे तो क्या होता था, यही जो राज्य मांगते थे वो उनकी संधि शर्तों को पूरा करना पड़ता था। तो आप कहीं पर भी जैसे लिख लें कि सेल्यूकस निकेटर ने क्या क्या दिया था, तो सेल्यूकस निकेटर ने दिया था
सेल्यूकस ने क्या क्या दिया था, 4 प्रांत दे दिए थे। एक तो काबुल, और दूसरा दिया था कंधार, और तीसरा हेरात और मकरान, ठीक है ना। और क्या दिया था साथ में, अपनी पुत्री भी, मतलब अपनी पुत्री से शादी भी कर दी थी। मेगास्थनीज के चंद्रगुप्त मौर्य ने कि जो जैनी गुरु भद्रबाहु थे, इनसे इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा भी ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन था, तो ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। अब सेल्यूकस निकेटर का संबंध आपको समझ में आया, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। और मेगास्थनीज का संबंध किससे है, सेल्यूकस निकेटर से। तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, इसलिए चंद्रगुप्त के दरबार में ये रहता था, अपने आप से तो नहीं आ गया था, ये जिसका राजदूत था उसी के अकॉर्डिंग आया था। जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो उसने कुछ कुछ शर्तों को पूरा किया। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसने भी बहुत सारा विवरण मौर्य काल के बारे में बताया है, मौर्य काल की जनता के बारे में, वहाँ पे किस तरीके से राजा चलते थे, किस तरीके से उनकी शोभा यात्रा निकलती थी, किस तरीके से वो सोने चांदी से अलंकृत हुआ करते थे, उन सारी चीज़ों का विवरण इसमें दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं, अभी बताया जा रहा है कि किस तरीके से राजा जो थे वो अपने आप को सुरक्षित रखते थे। अब देखते हैं इसमें, अगर देखें कि मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया करते थे। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार भी रहते थे। कुक अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे ताकि डायरेक्ट उन पर कोई भी हमला ना हो सके, और झुंड में चला करते थे। तोतों का झुंड भी इनके साथ रहता था। सम्राट के सिर के चारों तरफ जो चक्कर लगाता रहता था। सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने से पहले उनके नौकर खाने को टेस्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट राजा को दे दिया जाएगा, और लगातार वो 2 दिन एक ही कमरे में नहीं भी सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ये पूछा जा सकता है, बहुत ही रेयर पूछा जाएगा अगर बहुत ही डीप में, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये सिर्फ आपको जानने के लिए है कि मौर्य साम्राज्य के राजा किस तरीके से अपने आप को रखते थे। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने होते थे। राजा का महल भी काठ का बना होता था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच यह युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। अब देखिए, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन कहां पर मिलता है आपको, एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। उपवास के द्वारा क्यों हुई थी, कई बार जो जैन धर्म में है, जैन धर्म जब आप पढ़ेंगे और जानेंगे तो जैन धर्म में एक मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा फिलहाल अभी, जिसको लेकर मृत्यु तक जाते हैं, मतलब उपवास करके ही वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये भी पता रह जाएगा कि चंद्रगुप्त की मृत्यु किसके कारण हुई थी, तो भी आपको याद रहेगा कि ये जैन धर्म का अनुयायी ही था। अच्छा, मगध पर सब शासन क्यों करना चाहते थे, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ऐसी थी जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध थी और अपने आप को बचाया भी जा सकता था। चारों तरफ से वो पानी से घिरा हुआ था और बीच में है, इसलिए यहाँ पर क्या था, जो राजा यहाँ पर होते थे वो अपनी सुरक्षा के संबंध और प्रावधान आसानी से कर सकते थे। घने जंगल थे आसपास, वहां से इनको हथियार वगैरह चीजें भी आसानी से मिल सकती थी। इसलिए मगध एक ऐसा पॉइंट था जहां पर सभी अपना जो शासन था वो स्थापित करना चाहते थे। अब देखते हैं आगे जरा क्या है इसमें। बिंदुसार, बिंदुसार क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। कौन था ये, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, और इसने 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर ये बैठा। इसे अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है तो अमित घात। आप ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर भी आप बिंदुसार के बारे में लिखें या बिंदुसार लिखें और ब्रैकेट में वहां पर ऐसे कर लें और अमित घात लिख देंगे तो आपको याद रहेगा। अब इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये न जैन धर्म का न बौद्ध धर्म का। बिंदुसार किसका था, ये था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलिक पुत्र गौसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश जो थे, एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है
कि बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा गया था। तो बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा गया था। और किसने भेजा था? सीरियन नरेश जो थे एंटियोकस ने, इनके अनुसार भेजा गया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। अगर जैन ग्रंथों की बात करें तो उसमें इसको सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। अशोक खुद भी एक बहुत सम्राट शासक हुए, आगे अभी इनके बारे में हम जानेंगे। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ये पूछे जाते हैं पॉइंट, इसीलिए यहाँ पर रेड है और कई बार इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं तब जाके हम 1 या 2 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्राचीन भारत से जो भी क्वेश्चन आए आप पूछ लिए जाए, जो वो आप सारे कर जाए। होता है क्या है, कई बार 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वो 2 और 3 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मायने तब रख देते हैं जब हम एक नंबर के लिए फाइट कर रहे होते हैं, इवन आधे नंबर के लिए। जब हमारा नंबर माइनस मार्किंग में कट रहा होता है तो लगता है हमें कहीं से भी हमें 1/4 और मिल जाए या थोड़ा भी और मिल जाए तो हम वो 99 या 100 कट ऑफ या 104 कट ऑफ है उसको हम पालें। तो इसलिए जितनी गंभीरता से आप इन चीज़ों को समझेंगे और निकालने के लिए अगर आप सोचेंगे, देखिए जिस तरीके से पेपर होता है आपके पास 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो मुझे नहीं लगता कि सभी लोग 150 के 150 करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि 150 के 50 तो किसी को आते नहीं है। इसमें बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को भी 120 क्वेश्चंस आते होंगे सही, बाद में उसे 10-12 में तुक्का लगाना ही पड़ता है, और मैं 120 भी ज़्यादा ही कहूँगी। कई बार क्या होता है ना कि आप जो सही पहली बार में कर पाते हैं वो 100 के लगभग होते हैं। दूसरी बार में जब आप शुरू करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि 4-5 क्वेश्चन आपको और आ जाते हैं, ऐसे करके स्कोर बढ़ता है। अब आपने 120 या 130 क्वेश्चन करे हैं तो सब तो सही नहीं हो जाएंगे ना, इसमें से आप ये मान के चलिए कि आपके 25 से 30 प्रश्न गलत होते ही होते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग कट कराने के बाद आप एक लेवल तक बने रहें, इसलिए ये एक पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। कितने राज्यों का? 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था। कौन था प्रधान इसका? खल्लाटक था। आप देखते हैं अशोक के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उस समय के वो थे ये। तो देखते हैं बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसके लिए आपको डेट याद रखने की जरूरत है, कई बार पूछी जा सकती है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब राजगद्दी पर बैठा तब ये कहाँ का कुछ था, तो अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम के लेखों से अशोक के नाम का हमें आशय मिलता है, नाम लिखा हुआ मिलता है, अशोक मिलता है नाम लिखा हुआ। ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप पेपर उठा के देखिएगा, 2012-13 में पूछे गए हैं क्वेश्चन इस तरीके के। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कननगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक मतलब राजा अशोक के उल्लिखित भी मिलते हैं। क्या होता था पहले ही अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे छपाएंगे, तो ये शिलालेखों के द्वारा ही हमें चीज़ें पता चलती थी, जो अपनी विजय के बारे में या हमें कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें ऐसे ही पहले पता चला करती थी। पहले कोई कॉपी किताब में सारी चीज़ें तो लिख के जाता नहीं था, ना ही मीडिया थी कि पहले के जाके देख लो। तो चीज़ें अपने हिसाब से ही अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए या आने वाले राजाओं के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे के जाते थे और अपने बारे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी चीज़ें थी वो लिख के जाते थे। भाब्रू अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पूछा जा सकता है कि मगध का राजा अशोक ने किस अभिलेख में बताया है, तो वो बताया भाब्रू अभिलेख में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। अपने जो राज्याभिषेक हुआ था उसके 8 वर्ष बाद और 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार तो कर लिया था, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है वो अशोक के 13वें शिलालेख से हमें मिलती है। ये भी पूछा जाता है कि अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। ये तो राजदूत तो चलते ही रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होते हैं उन्हीं को आपको याद रखने की आवश्यकता है। उपगुप्त नामक बुद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा
दी थी। किसने? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहण के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का भी उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने अपने आप को बौद्ध धर्म में अपना लिया था। तो पहले वो ब्राह्मण धर्म को मानता था, वो शैव धर्म का भी उपासक था, और उसने निग्रोध के प्रवचन सुनकर अपने आप को बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। धम्म के बारे में अगर आपने सुना है तो धम्म के बारे में भी देखेंगे। धम्म किससे संबंधित है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 12वें वर्ष में निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए क्या करते थे, ये पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में कि बराबर की पहाड़ियाँ किससे संबंधित हैं। तो आजीविकों को रहने के लिए इसमें 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा शिव झोपड़ी था। आपसे पूछा जा सकता है कि कर्ज, चौपार या फिर सुदामा ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं, इनका निर्माण कराया गया था अशोक के। और ये इसलिए कराया गया था कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं वो उनमें ठहर सके या फिर रह सके। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं जो उनकी पुत्री थी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। भारत में शिलालेख का प्रथम जो प्रचलन था वो सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। जहां पर भी अशोक के बारे में लिख रहे हूँ, लिखते चले ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। बिल तो आपको बुक में भी जाएंगे, आप उठा के देख लीजिएगा लूसेंट, उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन पॉइंट्स आप चाहे लूसेंट से लिखें चाहे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए लिखें, आप पॉइंट ज़रूर इंपॉर्टेंट जो हैं वो लिखते चलें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आप पूरी जो लूसेंट है वो नहीं देख पाएंगे। अशोक के शिलालेखों में ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख साहिवाजगढ़ी से और मनसेहेरा का पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राही लिपि के अभिलेख मिले हैं। ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। तो 3 किन भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इनको बांटा गया है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पैंथेलर ने की थी। किसने की थी? पाद्रेटी पैंथेलर। इनको आपका नाम याद रखना चाहिए। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को हुई थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जेम्स प्रिंसेप के बारे में अगर आप पढ़ते हैं और आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको यकीन होता होगा कि जो मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये पूरा वीडियो था। आगे आने वाले चैप्टर में भी अशोक के बारे में, उनके शिलालेख से संबंधित जो चीज़ें थी उनके बारे में भी जानेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।